मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में दो तीन मौज़ूआत के हवाले से दो तीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, आज उनके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो हुकूमत ने आवाम से एक और वादा कर लिया है कि कल से मुल्क में लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब ये बहुत बड़ा वादा है और हुकूमतों के वादे के बारे में कौन नहीं जानता कि ऐसे वादे होते हैं कि अगर इन पर एतबार कर लिया जाए तो गज़ब ही करता है इंसान खुद ही इस किस्म के वादों पर बकौल शायर एतबार करके। क्योंकि इससे पहले हुकूमत की तरफ से वादा आया था कि 1 मई को लोड शेडिंग बिल्कुल सिफर हो जाएगी। फिर वादा आया कि हम आटा सस्ता ना कर सके तो अपने कपड़े बेच देंगे, लेकिन आटा भी वहीं का वहीं महंगा मौजूद है और 1 मई के बाद से लोड शेडिंग कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई है। लेकिन कम से कम इतना तो हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए कि उसने आज आवाम से माफ़ी मांगी है कि आवाम को तकलीफ हो रही है लोड शेडिंग के हवाले से, और अब एक नया वादा किया है कि कल से बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता मरलावार दर्जावार मुल्क भर में लोड शेडिंग में कमी आना शुरू हो जाएगी। क्या हुकूमत के इस वादे पे एतबार किया जा सकता है? क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग से मुल्क भर में अवाम परेशान है और इस कदर ज्यादा गैर एलानिया लोड शेडिंग और इस कदर शदीद गर्म मौसम में होना ये पाकिस्तान के अवाम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। दूसरा, हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी। अब हुकूमत कह रही है कि हम मालियाती बहरान से निकल आए हैं, लेकिन साथ ही खबरें ये भी आ रही हैं कि पेट्रोल शायद मजीद महंगा हो जाएगा बजट के आने से पहले पहले। तो अगर मालियाती बहरान मुल्क में खत्म हो चुका है तो फिर पेट्रोल मजीद महंगा क्यों किया जा रहा है? फिर बिजली और गैस मजीद महंगी किए जाने की खबरें क्यों हैं? क्या मुल्क में कोई मालियाती एमरजेंसी, कोई मुआशी एमरजेंसी नाफिज होने जा रही है या इसका कोई इम्कान है? ये भी एक अहम सवाल है। तीसरा अहम सवाल, एक तरफ हुकूमत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो बार बार दावत दे रहे हैं खासतौर पे अपनी मुखालिफ सियासी जमातों को, PTI के बशमूल, कि जी आए ग्रैंड डायलॉग करते हैं, लेकिन PTI ने कह दिया कि हमें ग्रैंड डायलॉग नहीं चाहिए, हमारी ग्रैंड डिमांड पूरी करें जो कि ग्रैंड इलेक्शन के बारे में है। अब आज ही इलेक्शन कमीशन का बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया है। वो कहते हैं कि हम अक्टूबर में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। अगर इलेक्शन कमीशन तैयार है तो फिर हुकूमत को किस चीज़ का इंतजार है? फिर हुकूमत क्यों ये ऐलान नहीं कर देती जबकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो अक्टूबर में इलेक्शन करवाने को तैयार है? PTI का मुतालबा है कि इलेक्शन करवाए जाए, मुल्क की मुआशी हालत सबके सामने है। तो फिर क्या वजह है, क्या चीज़ रुकावट बन सकती है कि इस साल के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते? बजट की भी आमद है, मुआशी हालात मजीद टाइट हो सकते हैं, आवाम के लिए मजीद ख़राब हो सकते हैं। तो क्या इस सूरत हाल में वाहिद हल नए इलेक्शन की तरफ, फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना ही है? इस पर सवाल करेंगे। प्लस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इनकलाब एक बार फिर मौखर कर दिया है। तो ये इनकलाब बार बार मौखर क्यों हो रहा है? क्या अभी भी इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी नहीं है? और अगर तैयारी नहीं है तो इसका मतलब क्या ये लिया जाए कि अवाम इमरान खान और उनके बयानिए के साथ नहीं है? ये बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है। प्लस PTI इलेक्शन का तो बार बार मुतालबा कर रही है, लेकिन कौमी असम्बली से अपने इस्तीफों की तस्दीक करवाने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि मरियम नवाज ने आज आड़े हाथों लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कहा है कि अगर आप नया इलेक्शन चाहते हैं तो फिर आप इस्तीफों की तरफ जाएं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन चाहती है बट कौमी असम्बली से इस्तीफों की तस्दीक नहीं चाहती। ये आखिर गंभीर मामला है क्या? तो इन सारे सवालात के पीछे छुपे हुए जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़ा वर्दी पैनल आज मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर सलमान शाह मौजूद हैं, मशहूर मारूफ माहिर इक्तिसादियात हैं, माहिर मुआशियात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, साबिक वजीर खजाना रह चुके हैं और इमरान खान दौरे हुकूमत में एडवाइजर भी रह चुके हैं फाइनेंशियल मैटर्स के। मेरे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी हैं, इलेक्शन कमीशन की अपनी माहिराना राय देंगे इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से। मेरे साथ रफीक रजवाना साहब मौजूद हैं, साबिक गवर्नर हैं पंजाब के, मुस्लिम लीग नून के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, और थोड़ी ही देर में हमें पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब, सर आप किस तरह देखते हैं? एक तो कल लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान हुकूमत ने, इससे पहले 1 मई को भी लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान किया था, फिर आटा सस्ता ना हुआ तो कपड़े बेच देने का ऐलान किया था। इस वक्त जो मुआशी हालत है, आपको लगता है कि कल वाकई लोड शेडिंग खत्म हो सकती है आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज?
نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اتنا کوئی ریلائبل قسم کا کلیم ہے. اس کی سمپل وجہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ڈالرز نہیں ہیں، اور ڈالرز چاہیے بجلی بنانے کے لیے، اور بجلی کے کارخانے ہیں لیکن اس میں ہم فیول نہیں ڈال سکتے. فیول جو ہے وہ امپورٹڈ ہے اور اس وقت آسمان پہ اس کی قیمت ہے. سو آئی تھنک کہ اگر یہ ڈالرز مفتاح صاحب نے مہیا کر دیے کسی طریقے سے، اور وہ تیل آ گیا اور گیس آ گئی اور کولا آ گیا، تو پھر تو شاید یہ کچھ ہم کمی کر دیں اس میں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پاور سیکٹر کو امپورٹ بیسڈ کر دیا ہے. ایک زمانے میں ہمارا پاور سیکٹر جو ہے یہ ہائیڈرو پاور پہ چلتا تھا. 70% ہماری بجلی پانی سے بنتی تھی اور وہ ڈومیسٹک تھی. اب ہماری 70 سے 80% بجلی جو ہے وہ امپورٹڈ ہے. اور اس وقت سب سے بڑا جو پرابلم ہے دنیا میں یوکرین کی جنگ کی وجہ سے پرائمریلی، کہ تیل کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، کولے کی قیمتیں وہ آسمان پہ ہیں، اور اس لیے ہمارے پاس وہ ڈالرز نہیں ہیں جو ہم اس سے پے کریں اور وہ لیں اور بجلی بنائیں. سو ایک تو یہ ہمارا ایک اسٹرکچرل پرابلم ہے اکانومی کا، کہ ہماری جو پاور سیکٹر اور انرجی جو ہے وہ فوراً ہم نے بنا دی ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے میں بہت ٹائم لگے گا، کیونکہ ہمارے بڑے لمبے لمبے کانٹریکٹس ہیں. 30 سال کے ہم نے کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں، بڑے ڈوبیس قسم کے کانٹریکٹس ہیں، بڑے مہنگے کانٹریکٹس ہیں، اور اس سے جو بجلی بنتی ہے اس کی پوری قیمت ہم وصول ہی نہیں کر سکتے اپنے صارفین سے، کیونکہ ان کی قوت خرید ہی نہیں ہے. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے IMF کے ساتھ، کیونکہ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ سرکولر ڈیٹ ختم کرنا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ ٹیکس پیئر پہ پڑے گا، یہ بجٹ میں آئے گا. سو اس کی ڈیپ روٹڈ قسم کی پرابلمز ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا بہتر ہے، انسٹیڈ آف کہ آپ اپنے ڈالر سارے خرچ کر دیں اور بجلی تھوڑی دیر کے لیے لے لیں اور اس کے بعد پھر بالکل بند ہو جائے کام. تو یہ بڑا ایک مشکل جو ہے کام ہے یہ گورنمنٹ کے لیے. اور یہ اب جن لوگوں نے یہ نظام بنایا ہے، اب پچھلے تقریباً 30 سال میں یہ نظام بنا ہے بجلی کا، تو آل آف دیم آر ریسپانسبل، اینڈ اب انہی کے سامنے یہ سارا پرابلم ہے. لیٹس سی کیا سلوشن نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. رفیق رجوان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ رفیق رجوان صاحب جی، میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری، تو میں آپ سے سوال پٹ اپ کروں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں سوال کروں آپ سے. مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے؟ رفیق صاحب کی پرابلم ہے جی، یہ پلیز ٹیکنیکل چیزیں اپنی ٹھیک کیجیے. ان کی ڈبلنگ میں آواز آ رہی ہے. قمر الرشاد صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے ECP کہہ رہا ہے کہ جی ہم اکتوبر میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. کیا الیکشن واقعی اکتوبر میں کروانے کے لیے الیکشن کمیشن اس وقت جو صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیزیبل ہے، یہ بالکل جسٹیفائڈ جو ان کا اسٹیٹمنٹ آیا آج، ہو سکتے ہیں اکتوبر میں الیکشن؟ میں پہلے یہ 15 سیکنڈ کا جواب دے دوں جی. کہ گریدہ جتنے بھی وزیر خزانہ ماضی میں رہے اور حال میں آئے اور مستقبل میں آئے، ان کی سٹیٹمنٹ ایک جیسی ہوگی. جیسے ہمارے اب دوست فرما رہے ہیں، انہوں نے ماضی کے منسٹروں پر ملبہ ڈالنا ہے، جو نیکسٹ آنے والے اس پر ملبہ ڈالنا ہے کہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے کوئی منصوبہ بندے نہیں. یہ ساری انگریزی جو ہے نا IMF کی لکھی ہوتی ہے، تو آپ ان پہ نہ جائیں. اب آئیے الیکشن کے اوپر. میں سب کو جانتا ہوں جتنے وزیر خزانہ آئے، تو وہ شوکت ترین سے لے کر شوکت عزیز تک، حفیظ شیخ سے لے کر اپنے ابھی جو آئے ہیں مفتاح اسماعیل، منسٹر بننے سے پہلے کچھ خیالات تھے، منسٹر بننے کے بعد وہی باتیں جو شوکت ترین کہتے رہے. اچھا، اب آپ یہ آئیے الیکشن کے بارے میں. الیکشن کمیشن پاکستان کا بڑا آج اہم فیصلہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 20 اکتوبر کو ہم حتمی انتخابی فہرستوں کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے، اور 15 اگست کو حلقہ بندیوں کا حتمی گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. یہ دونوں بنیادی چیزیں ہوتی ہیں انتخابات کروانے کے لیے. اس سے پہلے سب سے پہلے اب تحریک انصاف یا باقی جو جماعتیں ہیں فیلڈ میں ہیں، تحریک اپنے مسلم لیگ نواز ہے، پیپل پارٹی ہے، جن کی امتحان آئے گا بڑا زبردست. وہ 17 جولائی کو پتہ چلے گا
17 जुलाई को 20 नशिस्तें जो इनराफ किया गया था, उनको डिसीड किया गया था, उनके मुतबादिल जो है वो इलेक्शन हो रहा है 17 जुलाई को। तो यहाँ पार्टियों की अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी अहम बात है, जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम अक्टूबर में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं, तो अब इमरान खान का जो एक बहुत बड़ा बयानिया आ रहा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान किया जाए। अब अगर हुकूमत के डायरेक्ट में उनके साथ मुज़ाकरात हो जाते हैं तो हुकूमत बड़ी बासानी के साथ नवंबर 2022 में अपना इंतखाबात का शेड्यूल दे सकती है, केयर टेकर गवर्नमेंट आ सकती है और दिसंबर तक इंतखाबात हो सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी कामयाबी है जो आज उन्होंने बयान जारी किया है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी बाकी जमातें हैं वो भी तैयार हैं। और एक और बड़ा अहम मसला है कि शायद आपके नोटिस में नहीं है, मुश्तरका मफादात में फैसला हुआ था कि डिजिटल जो है सेंसस करवाई जाएगी और डिजिटल सेंसस की बुनियाद पर नई हल्का बंदी करवाई जाएगी। ये MQM का मुतालबा था। लेकिन आज हमें मालूम हुआ है कि जनाब जो हमारा महकमा शुमारियात है, उन्होंने डिजिटल सेंसस की कोई मटीरियल नहीं खरीदा, कोई इनके जो घर घर जाने थे उनकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई सवालिया निशान नहीं, बिल्कुल खामोशी से वो इदारा महकमा शुमारियात बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि डिजिटल सेंसस नहीं होनी और ये पुरानी जो हमारी हल्का बंदियां हो चुकी थी 2017 में, उसकी बुनियाद पर जो हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मुकम्मल करने की 15 अगस्त को उसकी बुनियाद पर इंतखाबात हो जाएंगे। और ये तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2017 की हल्का बंदियों पर अगर इलेक्शन होंगे तो फिर तो हम एक और कंट्रोवर्शियल इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, चाहे अक्टूबर में जाएं चाहे अगले साल अगस्त में जाएं, जैसे गवर्नमेंट कह रही है। बट आपकी तरफ दोबारा आऊंगी मैं। कमर दिलशाद साहब, रफीक रजवाना साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी जी आ रही है आपकी आवाज उस वक्त, जी उस वक्त आपकी आवाज जरा बेहतर नहीं आ रही थी, हमारी तरफ कोई टेक्निकल फॉल्ट था। बट रजवाना साहब, आपने इससे पहले डॉक्टर सलमान शाह की बात तो सुन ली होगी। वो उनका एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो कह रहे हैं कि जी आप मुमकिन नहीं है कल से आप लोड शेडिंग कम कर सकें, उसकी एक लंबी जो रीजनिंग है वो उन्होंने प्रेजेंट की है। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि आपकी गवर्नमेंट आवाम को लॉलीपॉप दे रही है और 2 महीनों में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, लोड शेडिंग कैसे कम करनी है, महंगाई कैसे कम करनी है, आप सिर्फ वादों पे वादे लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या आवाम को? देखिए, एक तो शुक्रिया, एक तो आप जब सवाल करते हैं ये समझ लेते हैं कि जो आपके पास पार्टिसिपेंट हैं वो हर चीज के एक्सपर्ट हैं, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत शायद वो चला रहे हैं। जैसे ही ऐलान आपने सुना, मैंने तो सुना भी नहीं, आई वाज ओवर बिजी टुडे, कि क्या ऐलान हुआ कि दिन में खत्म हो जाएगी। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जिन हमारी हुकूमत के एक और भी बात है, हमारी हुकूमत नहीं है, ये एलाइज की हुकूमत है। ये ठीक है कि मियां शहबाज शरीफ सब प्राइम मिनिस्टर है। अगर उन्होंने ये ऐलान किया है जो कि मैंने नहीं सुना, सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शंस, तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने किस बेसिस पे कहा है। मैं कॉमन सेंस पे, मतलब है कि मैं आजकल तो यही रिवाज है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। अगर पाशा साहब, सलमान शाह साहब एक्सपर्ट हैं, I have a lot of regard for him, and Kawar Dilshad साहब इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी हैं, my personal friend, I have a lot of regard for him। तो मैं ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, ये आप अपनी गवर्नमेंट को कह रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुने। नहीं, आप देखें ना, आपने तो अपने मतलब की बात निकाल ली। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मैं सवाल कर रही नहीं रजवाना साहब, मैं सवाल कर रही हूँ, वजाहत मांग। जो हम पार्टिसिपेंट्स आते हैं ना, वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन सारी इस तरह देते हैं जैसे कि हम सारी चीजों के मास्टर हैं। नहीं सर, डॉक्टर सलमान शाह मतलब साबिक वजीर खजाना रहे हैं, कंवर दिलशाद साहब जो हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। बात तो सुने ना, मैंने अभी बात कंप्लीट की। मैं तो मलिक की तारीफ कर रहा था, दोनों अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, लॉर्ड ऑफ रिगार्ड। मेरी बात आपने सुनी नहीं। तो ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर सलमान साहब ने जो अपने एनालिसिस किए हैं, उनके एनालिसिस एक तजर्बाकार एक एनालिस्ट की मतलब तरह है और किसी चीज पे बेस्ड है। मगर एट द सेम मोमेंट जो ऐलान हुआ है, वो जिन लोगों ने हमारी हुकूमत क्या मौजूदा हुकूमत ने जो ऐलान किया, उसका कोई एक्सपर्ट बुलाए जिन्होंने इस ऐलान में शामिल थे, जो इस प्रेपरेशन में शामिल थे। सर मैं आपको बता देती हूँ ना, आज शाहिद खान अब्बासी थे, खुर्रम दस्तगीर थे, मुसद्दिक मलिक थे, मरियम औरंगजेब थी। अब ऐलान शाहिद खान अब्बासी ने किया है, वो हमारे प्रोग्राम में थे, लेकिन बिल्कुल लास्ट मिनट पे उन्होंने कहा जी मुझे कोई काम पड़ गया तो मैं नहीं आ सकता, वरना ये सवाल हम उनसे करते। बट आपकी चूंकि पार्टी है, चले आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, आपने वजीर आजम का वो ऐलान तो सुना होगा ना कि 1 मई से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी और आटा सस्ता ना हुआ तो कपड़े बेच दूंगा, ये तो सुने होंगे आपने।
देखी बात सुने, वजीर आजम साहब का ऐलान है, दे आर आफ्टर इट और अपनी पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। मैं तो यही कह सकता हूँ। हाँ। जी, आगे पूछिए। सर स्ट्रगल का ना बताए ना, ये चीजें आप लोगों को पता थी। देखिए 2 महीने आप लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते रहे, उसमें जाया हो गए मार्च अप्रैल, उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल, देन अप्रैल मई जून आ चुका है, तो तकरीबन 6 महीने आप लोगों के पास हैं, अवाम के पास जाया हो चुके हैं, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आपकी गवर्नमेंट आए 2 महीने हो गए हैं, और सर लोड शेडिंग कम से कम इस्लामाबाद में हम लोग बैठे हैं, 0 लोड शेडिंग थी कम से कम इस्लामाबाद में। अब यहाँ पर भी 6 से 8 घंटे। 6 महीने की आप बात कर रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है, इसके मसाइल हैं, ईंधन नहीं है, डॉलर कहाँ का कहाँ चला गया, सर्कुलर डेट है, जैसे अभी शाह साहब फरमा रहे थे, बहुत से मसाइल हैं। तो सर ये सारे मसाइल इमरान खान की हुकूमत में भी थे ना, लेकिन पिछले साल तो लोड शेडिंग नहीं थी, पिछले साल तो कम से कम इस्लामाबाद में तो बिजली थी। जिस हालत में अब ये हुकूमत आई है, मैं नहीं कहता कि हमारी हुकूमत आई है, ये सारों की है, पीपल्स पार्टी के अलाइंस सारे हैं। जिस हालत में वो छोड़ के गए, उस हालत में जो कुछ मिला है, मुझे ये बताएं कोई इस हालत में कोई हुकूमत भी अफोर्ड कर सकती है? सर मैं कम से कम आपको इस्लामाबाद की, बल्कि मुल्तान की भी मैं आपको बता देती हूँ, इस्लामाबाद में कम से कम 0 लोड शेडिंग थी पिछले साल तक। अब 6 से 8 घंटे मामूल हो गया है। मुल्तान में आप मुझे बता दें, मुझे भी पता है मुल्तान में कितनी। पाकिस्तान में रहता हूँ मैं, लोड शेडिंग नहीं रहता हूँ, मुझे पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ जो मसाइल हमारे गले में पड़े हैं, उनके टैक्स देने हैं, सर्कुलर डेट है, आईपीबी के पैसे देने हैं, कोयला महंगा हो गया, इंटरनेशनली LNG अवेलेबल नहीं है, उसके सौदे नहीं किए गए, तो बहुत से मसाइल है। मैं ये कह रहा हूँ कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती, लोग लोड शेडिंग का जो है ना फेस करें और पॉलिटिकल गवर्नमेंट हाथ में हाथ करके बैठी रहे। 1.5 महीना सारा हुआ, हमसे 1.5 महीने का हिसाब दे रहे हैं, 3.5 साल का, 4.25 साल का। सर आप लोग खुद आए थे ना, आप लोगों ने खुद कहा था हम तैयार। सर 1.5 महीने की कहानी तो ना सुनाए ना, आप लोग खुद आए थे, आप लोगों ने कहा था जी हम बिल्कुल रेडी हैं, वी आर रेडी टू टैकल द प्रॉब्लम्स। नो नॉट एट ऑल, आई डोंट एग्री, आई सॉरी, आई डिफर विद यू। 1.5 महीने की आप बात कर रहे हैं, तो 1.5 महीने हमने क्या करना है? इतने बड़े मसाइल है, 1.5 महीने में हल होते, बताएं जरा। सर आप लोग तैयार, फिर आप लोग ना आते गवर्नमेंट में, फिर इमरान खान को चलने देते, वो चाहे सर फोड़ते, चाहे अवाम उनसे नाराज होती। बात है, अगर वजीर आजम कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, तो जो हुकूमत आएगी, जितने अरसे के लिए आई, तो उन्होंने उस अरसे में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी। सर आप लोग यही कह के आए थे ना, इमरान खान हुकूमत में थे तो आप लोग कहते थे इनसे हुकूमत चलाई नहीं जा रही, हमें आने दें, हम ठीक कर देंगे। तो ठीक सर महंगाई तो कम से कम ठीक कर देना, आटा सस्ता करने में क्या प्रॉब्लम? आप अब कहते हैं हथेली में सरसों जमा के दे दे, वो तो कोई आदमी नहीं कर सकता। आप भी जरा, तो इस वक्त ये मीडिया में शोर मचा हुआ, 1.5 महीने में कुछ नहीं किया, 1.5 महीना सारा हुआ, काम करने दे, काम करने वाले हैं, परफॉर्मर्स हैं, डूअर्स हैं इस हुकूमत में, ऐसी कोई बात नहीं है। सर आप माशाल्लाह अल्लाह ने आपको साहिब हैसियत बनाया है। सर आप पेट्रोल भी अफोर्ड कर लेते होंगे, आप आटा भी अफोर्ड कर लेते होंगे, अल्लाह मजीद बरकत दे। लेकिन जो एक गरीब बंदा है, सर आप मुल्तान में रहते हैं, कितनी गरीब आबादी है वहाँ की, इस्लामाबाद के लोगों के लिए रहना सर मुश्किल हो गया, आटा घी दालें चीनी खरीदना। सर इस पे तो 2 राय है नहीं, इस पे तो 2 राय नहीं है कि लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान में। मगर देखना ये, मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा था, पाकिस्तान के जो हालात चलते रहे और सब जो हो चुके हैं, उनको इतनी जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता, लगे हुए हैं। हमने तो डायलॉग की भी ऑफर किया, और बैठो अपने अपने थिंग्स ले और बैठ के मसले का हल निकालने। सर वो नहीं करते, पीटीआई कहती है हमने ग्रैंड डायलॉग नहीं करना, आप शिकार रहे, वो कह रहे हैं हमने ग्रैंड डायलॉग नहीं करना, हमारी ग्रैंड डिमांड है इलेक्शन की। आप सुने, अब इलेक्शन पे सुनेंगे, मुझे 2 मिनट देंगे, आप तसल्ली से सुनेंगे जवाब? जी जरूर, थैंक यू सो मच। मेरी बात तसल्ली से सुन। इलेक्शन कौन डिमांड कर रहा है? एक पार्टी डिमांड कर रही है, जिसके 30 या 32% वोट, 70% वोट वाले जो है, ये 69 या 68% वाले वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। पार्लियामेंट का एक शेड्यूल्ड पीरियड है, स्टैट्यूटरी पीरियड है, जो है वो पूरा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये पाकिस्तान सिर्फ पीटीआई का है? क्या पीटीआई पाकिस्तान की पार्टी है? क्या इस ग्राउंड में, पॉलिटिकल ग्राउंड में सिर्फ पीटीआई ही प्लेयर है? बाकी प्लेयर्स जो असेंबली में बैठे वो नहीं है? इस्तीफे दे के इस्तीफों की कंफर्मेशन नहीं करते, तनख्वाहें बोले चाहे इस्तीफे दे। अब बात यह है कि एक पार्टी के हाथों यरगमाल बन के कि मुझे हटा के आप इलेक्शन कराएं, व्हाई दे शुड सरेंडर बिफोर वन पार्टी, ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस आर देयर इन द पार्लियामेंट। इस बात को कोई नहीं सोचता। वो कहते हैं इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन, बिल्कुल इलेक्शन होगा, बाकी पार्टी क्या है, उनको तो जीरो समझा जाता है। इमरान खान ही एक पार्टी है, फसाद एहतराम पॉलिटिकल लीडर है, उनकी पार्टी है, माशाल्लाह अपने हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं।
मगर बाकियों को क्या कसूर है, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं मैडम, ठीक ठीक उनको यरगमाल बना सकता है कि आप यरगमाल बनते हैं, हमने लॉन्ग मार्च करना है, हमने जुलूस निकालना है, हमने इदारों को बुरा भला कहना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, इतना दबाव डाल रहे हैं कि आप इलेक्शन कराएंगे तो डेमोक्रेटिक तरीका नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है सर, आपका ये पॉलिटिकल बयान है, आपका ये सियासी बयानिया है, वो आ गया। मैंने पूरा टाइम आपकी मर्जी के मुताबिक आपको दिया। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन उससे पहले रफीक रिजवाना साहब के लिए सवाल छोड़ के जाऊंगी। इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है कि हम अक्टूबर में इलेक्शन करवाने को तैयार हैं, तो फिर हुकूमत को किस चीज का इंतजार है, ये रफीक रिजवाना साहब से सवाल करेंगे और डॉक्टर सलमान शाह साहब से सवाल करेंगे। जो रीजनिंग दी है रफीक रिजवाना साहब ने मईशत के हवाले से, उस पर मुतमईन है, आगे का हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और कमर दिलशाद साहब भी मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं रफीक रिजवाना साहब, कमर दिलशाद साहब और डॉक्टर सलमान शाह साहब। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आर यू सेटिस्फाइड, वुड यू बाय जो रीजनिंग दी है, इकोनॉमिक रीजनिंग और जो पॉलिटिकल रीजनिंग दी है इस वक्त मुआशी हालात की रफीक रिजवाना साहब ने? देखिए, एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ये इंटरनेशनल मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क पे बैरून मुल्क कर्जे जो हैं वो तकरीबन 128 अरब डॉलर के हैं, जो कि जिसमें हर साल तकरीबन 15 अरब डॉलर मिनिमम रोल ओवर होने हैं, और इन बैरून मुल्क कर्जों पे तकरीबन 4 अरब डॉलर से 5 अरब डॉलर का सूद भी देना है, और इसके लिए भी हमारे पास डॉलर्स नहीं है। अब जिस दिन ये हमारी रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ है पाकिस्तान में, उस दिन हमारा इंटरनेशनल मार्केट्स में जो रिस्क प्रीमियम था वो 4% था, और उसी दिन जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो वो 16% पे चले गए। अब 16% जो है, इसका मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट्स आपसे बहुत खौफजदा हैं, ये मामला सेट नहीं होगा, क्योंकि एक गवर्नमेंट चेंज हुई है ऐसे वक्त में जब दुनिया में इकोनॉमिक टर्मोइल है और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो कि एक नई गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो सकती हैं। इवन दो ये गवर्नमेंट वैसे तो नई नहीं है क्योंकि इनकी बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन जाहिर है कि जब ये आएंगे इनको बड़ा टाइम लगेगा ये काम करने में, और हमने देखा कि अभी तक IMF प्रोग्राम जो है वो लाइन पे नहीं आया। IMF ने वो इंडिकेट नहीं किया कि वो प्रोग्राम पाकिस्तान से बहाल करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर सलमान शाह साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये इसी IMF प्रोग्राम को ब्लेम करती है अब मौजूदा गवर्नमेंट, इमरान खान के गवर्नमेंट के ऊपर, कि जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली गैस जो इस वक्त महंगाई हो रही है, उसका जिम्मेदारी वही IMF का मुआहदा है जो इमरान खान करके गए। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उस वक्त इंटरनेशनल जो एनवायरनमेंट में वो ठीक था, क्योंकि आपने बहुत बड़ी पाकिस्तान में एक मुहिम चल रही थी, महंगाई की मुहिम चल रही थी, तो आपने वो फ्रीज किया थोड़े दिनों के लिए। लेकिन शौकत तरीन की IMF के साथ बातचीत हो रही थी, हाँ। और वो अप्रैल में उसने, क्योंकि अप्रैल में मीटिंग्स होती हैं IMF के साथ वाशिंगटन में, तो वहाँ तो शौकत तरीन ने जाना था, लेकिन उसकी जगह पे मिफ्ता साहब चले गए, और मिफ्ता साहब आज तक वो फिर प्रोग्राम को बहाल नहीं कर सके। उसी की वजह से वो मैंने जो बात की रिस्क प्रीमियम की, रिस्क प्रीमियम एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ाना आप चेक कर सकते हैं अखबार में कि आज क्या रिस्क प्रीमियम चल रहा है, तो वो रिस्क प्रीमियम नीचे नहीं आया। वो अब आएगा जब तक IMF प्रोग्राम नहीं होता और आपका बजट नहीं बन जाता, क्योंकि ये बजट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट सिग्नल होगा IMF को कि आप मुश्किल काम करने को तैयार हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासी इस वक्त जो सियासी एनवायरनमेंट है उसमें आप बजट, एक सख्त बजट जो भी देगा उसको बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि इस वक्त हम सारे सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस साल इलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो अगले साल होगा, तो ये बजट तो सारे जो भी बनाए वो सोचेगा कि मैं इसको इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊं, तो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिलीफ देनी पड़ेगी। अगर आप रिलीफ देने में चल पड़े तो फिर IMF जो है वो आपसे प्रोग्राम नहीं करेगी। सो अब ये बहुत बड़ा कैश 22 बन गया ये बजट, और इसीलिए मेरा ख्याल है कि
पी आई बड़ी अच्छी पोजीशन में है कि वो इनको बजट बनाने दे रही है। वो कह रही है कि जी आप बनाएं बजट। तो बजट जब बनेगा जिसमें तकरीबन हमने 2000 अरब की कटौती करनी है, और कटौती करनी है, बहुत सी सब्सिडीज को काटना है और जो भी अखराजात हैं उनको काटना है, फिर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अनपॉपुलर चीज़ें हैं। ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए इस किस्म का बजट देना जो रिफॉर्म ओरिएंटेड हो, जो IMF चाहता है, वो तकरीबन नामुमकिन सी बात है। इसलिए मार्केट्स जो हैं वो अभी तक यकीन नहीं कर रही कि ये अपने काम कर लेंगे और ये पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ये स्टेबल हो जाएगी और डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। इस वक्त हमें ख़तरा है डिफ़ॉल्ट का अगर हमने एक्शंस ना लिए। तो अब देखने की बात डॉक्टर सलमान शाह, आप समझते हैं कि अभी भी डिफॉल्ट का खतरा है? क्योंकि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने तो उन्होंने अभी ताज़ा बयान दिया है कि जी मुल्क में कोई मालियाती इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है, और जो पेट्रोल की प्राइसेस हमने बढ़ाई हैं तो हम उस फाइनेंशियल बहरान से निकल गए। नहीं, वो अज्यूम ये कर रहे हैं कि 15 अरब डॉलर के जो कर्जे ड्यू हैं वो रोल ओवर हो जाएंगे। अब देखें, चीन ने तो 2.5 बिलियन की बात की है रोल ओवर करने की। ये रोल ओवर अप्रैल में होना था, जो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन चीन ने कमिट कर दिया कि ओके हम कर देंगे। लेकिन आपको 15 अरब डॉलर रोल ओवर कर, और वो अगर नहीं होता रोल ओवर, जिस दिन वो रोल ओवर रुक गया और हम वो उसकी अदायगी ना कर सके तो वो हम डिफॉल्ट में चले जाते हैं। इसलिए ये इस वक्त बड़ा टच एंड गो वाला मामला है। और कितना खतरा है, या आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक कितने परसेंटेज खुदा ना खास्ता खतरा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता? मेरे ज़हन में तो ये है कि जो भी गवर्नमेंट है पावर में, उनको 100% IMF के साथ प्रोग्राम कर लेना चाहिए। उसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए। उसमें मार्केट को इमीडिएटली सिग्नल जाना चाहिए कि ये हम प्रोग्राम के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और उधर से IMF की तरफ से भी बयान आ जाना चाहिए कि हाँ ये उस सड़क पे चल पड़े। सर, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को कितने फीसद खतरा है इस वक्त, आज के दिन जबकि हम बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट का कितने फीसद खतरा है पाकिस्तान को? देखिए, अगर IMF प्रोग्राम नहीं होता तो 100% खतरा है, लेकिन अगर IMF प्रोग्राम हो जाता है तो फिर ये खतरा टल जाएगा। अब IMF का प्रोग्राम का मतलब ये है कि आपको फाइनेंसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको वर्ल्ड बैंक दूसरे इदारों से फाइनेंसिंग मिलेगी, फिर आपका रोल ओवर होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको आप एक सिग्नल दे रहे हैं कि आप चीज़ों को दुरुस्त करने जा रहे हैं, और वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सिग्नल है। क्योंकि अगर हम उस सड़क पे चले जाएं तो बड़ी जल्दी हमारी इकोनॉमी रिकवर कर सकती है। और आप समझते हैं कि बजट से पहले IMF का प्रोग्राम हो सकता है, IMF ऐलान कर सकता है? नहीं, IMF का प्रोग्राम तो वो कह रहे हैं ना कि अब बजट के बाद होगा। लेकिन अगर मिफ्ता साहब को इनसाइड इंफॉर्मेशन है, मुझे तो नहीं पता कि उनकी इस वक्त डिस्कशंस IMF के साथ कुछ खुशगवार हैं या नहीं है, लेकिन वी हैव टू बिलीव कि खुशगवार ही होनी चाहिए, क्योंकि देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो हमें जल्दी ये जो बजट है ये सही बनाना चाहिए। इसको इलेक्शन टाइम बजट नहीं तस्वर करना चाहिए। इसमें जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, पर्टिकुलरली अगर हुकूमत की अपनी कोalition जो है उससे कोई इख्तलाफी नोट नहीं आना चाहिए। तो आई थिंक ये चीजें हैं जो कि आप अगर कर लेंगे तो हम डिफॉल्ट से बच जाएंगे। उसका इम्पैक्ट जाहिर है कि वहाँ पे बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा, अवाम नाराज भी होगी और उसका किसी को फायदा होगा पॉलिटिकली, किसी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि इस वक्त आपको बजट जो है वो IMF के साथ बनाना पड़ेगा और उनकी सर आपने काफी तफसील से सिचुएशन को जो है वो वाजे किया है। दोबारा भी आएंगे और इस पे रफीक रजवाना साहब का भी कमेंट में लूंगी, सवाल भी उनसे करूंगी। बट कमर दिलशाद साहब, कमिंग टू यू, जो रफीक रजवाना साहब फरमा रहे थे कि 30% वोट रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका मुतालबा वो हाईजैक नहीं कर सकती, बाकी पार्टी 70% वोट रखते हैं कौमी असम्बली में, तो जब हम चाहेंगे, एक तरफ हुकूमत का यह बयानिया है कि जब हम चाहेंगे, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन है जो कहता है कि जी हम तैयार हैं अक्टूबर में करवाने के लिए, तो इसके दरमियान का मिडिल ग्राउंड कैसे निकल सकता है?
सबसे पहले तो मुझे बड़ी अच्छी गुफ्तगू लगी रफीक रजवाना साहब की। माशाल्लाह दानश्वर भी हैं, वकील भी हैं, जज इतना बजर है, जज के मकाम के पहुंचे हुए हैं, गवर्नर रहे पंजाब के। तो मेरी तो आपकी वसादत से ये गुजारिश है कि शहबाज शरीफ इनको एडवाइजर लगाएं, जो सही मैनों में मशवरा देंगे, आवाम का भी और हुकूमत का भी और रियासत की बात करेंगे। तो पहली तो आप सिफारिश करें शहबाज शरीफ साहब। नंबर 2, अब आइए इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबात का मसला बड़ा अहम जा रहा है। सबसे पहले अहम बात यह है कि 10 जून को अनवर मंसूर साहब फॉरेन फंडिंग केस में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। ये बिल्कुल उनको बता दिया गया है कि तुम्हें 10 जून तक तुम्हें आखिरी डेट दी गई है, इसके बाद आगे नहीं बाहर डेट देंगे। इसके बाद उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है मैं 10 जून को अपनी फाइनल दे दूंगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसले को रिजर्व करेंगे। बहुत बड़ा अहम फैसला आ रहा है। अब जो इतनी मुल्क में हैजान कैफियत आ रही है, बेचैनी है, इंतशार है, तलफशार है, उसके पीछे फॉरेन फंडिंग केस का बहुत बड़ा अहम दखल है, जो हम इशारों में बात करते हैं, सबको पता है। अब इसके बाद आप आगे आइए, 17 जुलाई को आपका बाई इलेक्शन हो जाएगा। मेरी अपनी जाती ख्वाहिश नहीं है, बल्कि जाती इतला है या तजर्बा है या तजिया है, तो 14 अगस्त को हुकूमत पाकिस्तान जो होगी, मौजूदा हुकूमत, वो इंतखाब की तारीख देने की पोजीशन भी होगी और केयर गवर्नमेंट भी आ जाएगी और 15 नवंबर तक इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे। आज के बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना रास्ता खोल दिया कि वो रोड मैप दे दिया और ये 20 अक्टूबर के बाद इलेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे, तो 15 नवंबर तक इंतखाबात हो सकते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि 14 अगस्त को हुकूमत पाकिस्तान तारीख दे देगी कि हम इंतखाबात करवा रहे हैं केयर गवर्नमेंट की यहाँ से। तो ये सारी बातें तो आपके सामने बाकी रह गई। अवाम बड़ी मजबूत, बड़ी बहादुर है, सब्र करने वाली, जितना टैक्स लगाए ये खामोशी से बर्दाश्त कर लेंगे, बड़ी मोहब्बत वतन है, गुर्बत भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ को चाहिए कि कफायत शारी की तरफ आ जाए, इतनी ज्यादा कफायत शारी हो कि जो हमारे लोगों को गाड़ियां मुफ्त दी गई हैं, बिजली के बिल मुफ्त दी गए, जिसमें जजेस भी शामिल है, ब्यूरोक्रेट भी आला दर्जे के शामिल है, वज़रा भी शामिल है, कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के मेंबरान भी हैं, चेयरमैन सेनेट, कौमी असम्बली का स्पीकर, इन सब के खत्म कर दें और उन्हीं के ले जाए कि आपकी तनख्वाह, इसी में से आप तमाम बिल अदा करें। तो इससे फिर अवाम मुतमईन हो जाएगी कि अवाम हमारे दुख दर्द में ये भी शामिल है। अब उनको तो 15-15 हज़ार की जो है आपने इजाजत दी हुई है, खर्चा करें, बिलों की दे दें, तनख्वाहें भी 20-30 लाख। आप यकीन जाने हमारे जमाने में जजों की तनख्वाह 6000 होती थी। जस्टिस काजी फारूक साहब जज थे, जानते हैं रफीक रजवाना साहब, उनकी तनख्वाह 6000 रुपए थी। जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी साहब की तनख्वाह 6000 रुपए थी। ये तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने बहुत बड़ा मुल्क के साथ मजाक किया कि जब जजों की तनख्वाहें 20-20 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 6 लाख और पेंशन भी 15 लाख। तो ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इस मुल्क की जजों को आपने इतनी ज्यादा मराद दी, उसका असर ये होगा कि हमारी पब्लिक कंपनियों की तनख्वाहें बढ़ी। मैं फेडरल सेक्रेटरी गवर्नमेंट पाकिस्तान का 7 साल में रहा फेडरल सेक्रेटरी, मेरी तनख्वाह 35,000 रुपए थी। अब मेरे आने के बाद फेडरल सेक्रेटरी को तनख्वाहें 5-5 लाख, 10-10 लाख, गाड़ियां मुफ्त, स्टाफ मुफ्त, ये हमारे जमाने में नहीं होता था। ये सारी चीजें जो है ये आपको दोबारा लानी पड़ेगी। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इलेक्शन की डेट जो है ये अगस्त में अनाउंस हो जाएगी और इलेक्शन नवंबर में हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की पाकिस्तान के आज के रोड मैप की बात अब गुंजाइश नहीं रही कि हुकूमत किसी बारे में भी कहे कि जी अभी फिलहाल इलेक्शन नहीं करवाएंगे। आज के रोड मैप के बाद इलेक्शन कमीशन तैयार है 20 अक्टूबर के बाद, तो इसलिए हम चाहते। लेकिन फॉरेन फंडिंग का जो केस का रिपोर्ट आएगी 15 जून को आए, 20 जून को आए, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास खबर आएगी, बड़ा अहम फैसला होगा जिसे पाकिस्तान की सारी सियासी मंजरें तब्दील हो जाएगा। ठीक ये बहुत बड़ा फैसला। ये बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं आप, और इन स्टेटमेंट्स के हवाले से रफीक रजवाना साहब का कमेंट लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ताकि रजवाना साहब आपके जवाब के दरमियान इंटरप्शन ना हो सके, तसल्ली से आप अपना जवाब दे सके। जैसे का शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, रफीक रजवाना साहब से सवाल करते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, कमर दिलशाद साहब भी मौजूद है।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब, कमर दिलशाद साहब और रफीक रजवाना साहब। रफीक रजवाना साहब, बड़ी इत्तला कह लें आप इसको, तज्जिया कह लें, कुछ भी कह लें, बट कमर दिलशाद साहब ने बड़ी बात की है कि जी 14 अगस्त को गवर्नमेंट अनाउंस करने की पोजीशन में होगी इलेक्शन, और जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बयान है कि हम अक्टूबर में करवाने को तैयार हैं, इसके बाद आपके पास कोई जवाब बाकी नहीं रह जाता और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। रफीक रजवाना साहब, देखिए मैंने तो अपनी राय दे दी है ना। इस राय है दो किस्म की। अभी आप इससे पहले तबसरा कर रहे थे कि मेरे से बयान मंसूब करके कह रहे थे कि हम जब चाहेंगे इलेक्शन कराएंगे। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। मैंने कहा है कि आईनी मुद्दत पूरी करना एक असेंबली का हक है। हाँ। बाकी पार्लियामेंट में जो जमातें बैठी हैं उन्होंने मिलकर फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन तैयार है, तो जल्दी भी इलेक्शन हो जाए तो उसमें क्या हर्ज है। सर आपने नहीं कहा, आपकी हुकूमत कह चुकी है, आपकी हुकूमत रोजाना ये कहती है देखे ना सारे कि जब हमारा दिल करेगा हम तब करवाएंगे इलेक्शन। देखिए मैं हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ। मैं हुकूमत का वो जो है ना, मैं तो पार्टी का एक वर्कर हूँ, पुराना एक ओहदेदार हूँ, और मैं एक अपने वकालत के पेशे ताल्लुक रखता हूँ। मेरे शऊर में जो भी मेरे पास तालीम और शऊर है उसके मुताबिक जवाब देना है। तो आप बार बार प्लीज ये ना कहें कि आपकी हुकूमत ये कहती है। ठीक है जी, मैंने तो अपनी राय देनी है। ठीक है, साफ ज़ाहिर है मेरी जो है ना वो मेरी एक पार्टी है, मेरी लीडरशिप है, बट इवन देन मैंने एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन, मेरा एक राइट है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जरूरी नहीं मैं हर वो राय दूं जो मेरी हुकूमत मेरे ये बात आपकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन चूंकि प्रोग्राम में हमने आपको मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे के तौर पर सहमत दी है, तो इसलिए जो भी बात आप करते हैं, सवाल मैं आपसे वही कर रही हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आज के वाज़े ऐलान के बाद मैं कह रहा हूँ ना, अब आप सर ईसीपी ने कह दिया हम तैयार हैं, तो हुकूमत को किस बात का इंतजार? मैं समझ गया आपकी बात। आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय आंसर। इसमें अच्छी बात है अगर इलेक्शन कमीशन तैयार है तो इसका फैसला मैंने नहीं करना, मगर इन प्रिंसिपल आई एग्री कि अगर इलेक्शन कमीशन तैयार है और जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, जो पार्टी बैठी हैं और फैसला करते हैं, तो ये इलेक्शन जो है पहले हो जाना चाहिए, हो जाए। अगर वो कहती हैं कि हमने आईनी मुद्दत पूरी करनी है, वो भी उनका राइट है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दोनों सूरतों में दोनों सूरतों में मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है, सब कुछ कहा है, ठीक है, वाई नॉट। मगर एक बात है कि अगर वो कहते हैं आईनी मुद्दत पूरी करनी है, नोबडी कैन कंपल देम कि आप करें, फिर इमरान खान की कंपल्शन तो नहीं हो सकती। इसलिए फैसला तो उन्होंने करना है। जी आगे बोलिए। ठीक है, आपने इसका जवाब दे दिया कि इलेक्शन कमीशन के आज के ऐलान के बाद सिचुएशन क्या बनती है, या गवर्नमेंट के ऊपर कंपल्शन आती है कि नहीं। आपने कहा जी कंपल्शन नहीं आती, फैसला तो पार्लियामान ने करना है, गवर्नमेंट ने करना है। दूसरा, डॉक्टर सलमान शाह साहब जिस तरह एक इकोनॉमिक फोरसाइट दे रहे थे कि जी IMF का प्रोग्राम आपको लाजमन लेना पड़ेगा जल्द अज जल्द, वरना डिफॉल्ट का खतरा इस वक्त 100% आपके सर पे है, और बजट किस किस्म का देगी आपकी गवर्नमेंट? मुझसे पूछ रहे हैं जी रफीक साहब आपसे। बजट देखे ना जी, बजट की प्रेपरेशन जो लोग कर रहे हैं, बजट ऐसी चीज है जिसमें गरीबों का, आम बंदे का, आम लोगों का ख्याल रखना जरूरी है। मगर इस वक्त जो मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, IMF की कड़ी शराइत है, ये सारी चीजें सामने रखते हुए अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब एक ऐसी स्टेज आ गई है कि हमें इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी देख के हमने इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसकी बेहतरी के लिए कोशिश करनी है। अगर हम इस बात पे आते हैं कि पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो हम ना दें, तो फिर उसके बाद हम छोड़ के घर जा बैठे। पाकिस्तान एक भंवर में फंसा हुआ है, उसके लिए पाकिस्तान को मुश्किल हालात में छोड़ना मुनासिब भी नहीं है। वी विल फाइट इट आउट इंशाल्लाह। और बजट में जितना कुछ होगा वो हम लोग करेंगे। और अभी अपना सलमान शाह साहब जो फरमा रहे थे, वो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ही हैड बीन द एडवाइजर, ही हैड बीन द फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो सारी चीजों को समझते हैं। पाकिस्तान इस वक्त डिफिकल्ट सिचुएशन में है। इस वक्त सारी पार्टियों को एक जगह पे बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग करने चाहिए, इकोनॉमिक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में वापस आना चाहिए, अपना इनपुट पार्लियामेंट में बैठ के मिलजुल के पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाले। अफरा तफरी के इंतजार से पाकिस्तान के क्राइसिस बढ़ेंगे। तो मैं तो इसी बात पे वाइंड अप करता हूँ कि कम ऑन, मेरी तरफ से एक गुजारिश होगी इमरान खान साहब को, उनके पार्टी के लोगों को, आइए पार्लियामेंट में आप तशरीफ लाएं, पार्लियामेंट में आप बैठ के अपना रोल, अपोजिशन का रोल भी अदा करें।
वरना हर चीज जो है ठीक। वो अपोजिशन जो मौजूदा अपोजिशन है उससे कंसल्टेशन से ठीक जो है। जो आईनी चीजें हैं वो ठीक। भी हो जाएगी ठीक। और आप बात देखते मुंह तकते रह जाए। ठीक, डॉक्टर सलमान शाह साहब, लास्ट कमेंट आपसे। बहुत इस वक्त बात हो रही है कि जी ग्रैंड डायलॉग करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे आके बैठे। ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी से मौशी सूरत हाल ठीक हो सकती है, आप समझते हैं? नहीं, आई थिंक कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी का तो कोई मुझे तुक समझ नहीं आती, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक इकोनॉमिक एजेंडा होता है, उसके तरजीहात होती हैं, प्रायोरिटीज होती हैं। ठीक। इस वक्त तो सिर्फ जो चीज़ है जिसके ऊपर हमने आपस में बात करनी है वो है IMF प्रोग्राम जो है, इसमें खलल नहीं पैदा होना चाहिए। इसलिए आई थिंक IMF प्रोग्राम की नेगोशिएशंस के दौरान हमें मुल्क में सुकून रखना चाहिए ताकि ये प्रोग्राम हो जाए, ऑन ट्रैक आ जाए। उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होना चाहिए जिसमें वो सारी अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग बताएं कि कैसे वो करेंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म बहुत सी चीजें करनी है। IMF प्रोग्राम तो कल अगर हो जाता है तो वो एक डन डील हो जाएगी। उसके बाद बहुत से रिफॉर्म्स करने हैं, डीरेगुलेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, टैक्स के रिफॉर्म्स हैं, लीगल बहुत सी चीजें हैं। तो वो चीजें फिर हर पार्टी के अपने मंशूर के मुताबिक वो उनको करना चाहिए। आई थिंक इकोनॉमिक डायलॉग का कोई मुझे इकोनॉमिकली तो कोई नजर नहीं आता, फायदा नजर नहीं आता। ठीक है, छोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब। प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो चुका है। कमर दिल शाह साहब, रफीक अजवान साहब, थैंक यू वेरी मच। ये था आज का प्रोग्राम। आज सी टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।